नमस्कार सभी को। मैं कैप्टन डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, वनराज बटालियन, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, फिर तैयार हूँ एक नया लेक्चर लेकर प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड के ऊपर, द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज। यह लेक्चर एनसीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये उनके बी और सी सिलेबस जो एग्ज़ाम है, बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा है, उसके अंदर ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसमें से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अब ये प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, उद्देश्य क्या है, नियम क्या हैं, इसको कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, इसके सिद्धांत क्या हैं, इनके ऊपर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान को बचाने के लिए जो भी हम सार्थक प्रयास कर सकते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आता है। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान को बचाने के लिए आसपास की वस्तुओं का प्रयोग करके जल्द से जल्द उसको आराम प्रदान करते हुए हॉस्पिटल ले जाकर इमरजेंसी के समय उसको हेल्प करना है। लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको क्या करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चिकित्सा की वजह से विशेषकर किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है या उसकी जान जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा जो है, जिन वजह में ज़रूरत पड़ती है उसमें प्रमुखतः एक्सीडेंट हो सकता है, पानी में डूबना हो सकता है, दम घुटना हो सकता है, हृदय गति रुकना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, खून का बहना हो सकता है, किसी जहरीले जानवर के काटने पर जहर का जो असर होता है उसकी वजह से हो सकता है, जल जाने पर हो सकता है, हीट स्ट्रोक, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की जो कमी होती है उसके कारण हो सकता है, बेहोश या कोमा या फ्रैक्चर के कारण या किसी जानवर के काटने के कारण हो सकता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा बेहद ज़रूरी है। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आता है, या उसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो ये है कि घायल व्यक्ति की जान को बचाना है, बिगड़ी हुई हालात से उसको बाहर निकालना है और उसकी तबीयत को सुधार करना है, उसकी तबीयत के सुधार को बढ़ावा देना है। अब प्राथमिक चिकित्सा के कुछ एक नियम हैं, कुछ एक गोल्डन थंब रूल्स हैं जिनको कि हमको हमेशा फॉलो करने चाहिए। पहला थंब रूल, जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुँचे, अनावश्यक अनर्गल प्रश्न पूछ करके समय बर्बाद नहीं करें, चोट के कारणों का पता लगाएं, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे कोई मशीनरी गिर गई है, आग लग गई है, बिजली के तार के कांटेक्ट में आ गया, जहरीले कीड़े ने उसको काट लिया या और कोई अन्य वस्तु है, तो उससे डिजीज्ड पर्सन को अलग करें, पता लगाएं कि मरीज मर चुका है या जीवित है। उसको पहले आप जो प्राथमिक उपचार देना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसके कार्डियक फंक्शन को ठीक से कर लें, उसको सांस लेने में मदद करें, चोट अगर लगी है तो खून बहने से रोकने में मदद करें, जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें, रोगी का रिकॉर्ड और घटना का विवरण रखें, जहाँ तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक स्थिति में रखें, विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय जो आसपास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को असिस्ट करना है, हेल्प करना है। रोगी अगर होश में है तो उसको
स्वस्थ करें, आश्वस्त करें कि आपको किसी तरीके की परेशानी की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके पेरेंट्स को सूचना दे दी है और आप सेफ जोन में हैं। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं, हम खड़े हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राथमिक चिकित्सा के कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि सांस की जांच करें हैं और ABC रूल्स को फॉलो करें। ये ABC रूल्स क्या है? एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवेज, श्वास नली की जांच। बी, ब्रीदिंग, सांस की जांच। सी, सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। अब नेक्स्ट है, अगर चोट लगी है, रक्त बह रहा है, तो रक्त स्राव को रोके, ब्लडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करें। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा है तो उसे सांत्वना दें। अगर व्यक्ति होश में है तो उसमें होश में नहीं है तो उसको होश में लाने की कोशिश करें। बेहोश है तो होश में लाएं। अगर हड्डी टूट गई है तो सीधा करें, उसको दर्द को कम करें। जितना जल्दी हो सके घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करें। अब प्राथमिक चिकित्सा में मैंने ABC बोला, ये ABC हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एयरवेज, श्वास नली की जांच। बी फॉर ब्रीदिंग, सांस की जांच। और सी फॉर सर्कुलेशन, यानी कि रक्त संचार की जांच। एयरवेज, ये श्वास नली की जांच होती है। श्वास नली की जांच में खास बात ये होती है कि श्वास नली में रुकावट के कारण आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है। होता यह है कि जब आदमी बेहोश हो जाता है तो बेहोशी के कारण उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और जीभ गले के पिछले भाग में चली जाती है, गिर जाती है, जिससे कि उसकी श्वास नलिका ब्लॉक हो जाती है। अब उसकी श्वास नलिका की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से अपने उंगलियों को उसके मुंह के अंदर डालें और उसकी जीभ को बाहर खींच करके निकालें और कोशिश ये करें कि वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए और इस बात का पता लगाए कि कोई और रुकावट तो नहीं है। इस तरीके से हम एयरवेज को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि उसको सांस लेने में हो रही तकलीफ को दूर कर सकते हैं। अब सांस की जांच, श्वास नली की हमने जांच कर ली। अब सांस की जांच, तो सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास लेके जाएं और महसूस करें कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा। उसकी छाती की तरफ ध्यान दें कि उसका जो पार्ट है, जो छाती है, वो अप एंड डाउन हो रही है नहीं, या नहीं हो रही है तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की प्रयास करें। मुंह से मुंह सांस दें और आदमी को सीधा लेटा करके उसको मुंह को खोल करके अपने मुंह से हवा भरें। तीसरा है सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच। अब बारी आती है रक्त संचार की। इसमें सबसे पहले घायल व्यक्ति की नाड़ी को जांचें और जांच करने के लिए कार्डियक आर्टलरी को ढूंढें। ये आर्टलरी गर्दन के कोने पर या कान के नीचे होती है। आप अपनी उंगली से को वहाँ रखें और जांच करें। पल्स रेट को जांचने के लिए 5 से 10 सेकंड लग सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेट चालू करें। अगर उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही हो तो बिना देरी गवाए कार्डियो पल्मोनरी जो रेसिस्टेशन है उसको चालू करें, CPR को चालू करें। इसमें एक व्यक्ति इसमें 2 व्यक्ति हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति मुंह से हवा देगा और दूसरा व्यक्ति अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर रखते हुए उसकी छाती को ज़ोर ज़ोर से दबाएगा, जिससे कि उस व्यक्ति के अंदर जो कार्डियोपल्मोनरी है सिस्टम वो चालू हो जाएगा, तो उसको सांस लेने में आसानी होगी। अब आता है प्राथमिक चिकित्सा के समय इन्फेक्शन से कैसे बचें। ध्यान रहे, जो डिजीज व्यक्ति है उसकी तो जान को बचाना ही बचाना है, लेकिन साथ साथ हमें भी इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट एड के दौरान आपको किसी भी तरीके से घायल व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है, यानी कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो। इसके लिए आप इन्फेक्शन से बचने के लिए ना तो आपको इन्फेक्शन हो ना घायल व्यक्ति को, इसके लिए आपको है कि अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, ग्लव्स पहने और क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण हेपेटाइटिस B या C, HIV, एड्स की चांस हो सकते हैं, इसलिए आप उनके कांटेक्ट में आने से बचें, क्योंकि कई बार वायरल बीमारियां भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे व्यक्ति के खून में जाने की वजह से हो जाती है, तो हमें उनसे बचना चाहिए। अब उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य पेटी की। अब ये प्राथमिक चिकित्सा जो पेटी होती है वो क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य पेटी के अंदर मूलतः 3 चीज़ें होती हैं, ABC, और दूसरा होता है ट्रॉमा इंजरी किट, और तीसरा है दवाइयाँ। ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इक्विपमेंट किट। इसके अंदर मुंह के लिए मास्क, चेहरे के लिए फेस शील्ड, ब्लड प्रेशर मेजर कफ, स्टेथोस्कोप और इमरजेंसी फ़ोन नंबर, ये होना बहुत ज़रूरी है।
अब जो घरेलू चिकित्सा के लिए जो अपनी जो फर्स्ट एड किट है, इसके अंदर जो होनी चाहिए, उसमें स्पिरिट होनी चाहिए, अल्कोहल होनी चाहिए, बैंडेड, रुई, रुई की स्वैब, आयोडीन लोशन, बैंडेज, S2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी भी कटे हुए स्थान पर नहीं लगाएं, इससे जलन मचती है। दूसरा है आघात या चोटों से बचने के लिए सामग्री, यानी कि ट्रॉमा इंजरी किट। इसके लिए जो नॉर्मली चोट लग जाती है, खून बहता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसके लिए जो ट्रॉमा इंजरी किट है उसमें हमारे पास कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये है कि चिपकने वाली पट्टियाँ, एडेसिव बैंडेज होनी चाहिए, मोलेस्किन होनी चाहिए, ड्रेसिंग सामग्री होनी चाहिए जो कि पूरी तरीके से जीवाणु रहित हो। हमारे पास स्टर्लिंग पैड्स होने चाहिए जो कि आई के लिए हों। स्टर्लिंग गॉज पैड्स होने चाहिए, ना चिपकने वाला टेफ्लॉन लेयर वाला पैड होना चाहिए। पेट्रोलेटियम गॉज होना चाहिए। बैंडेज जो ड्रेसिंग के लिए स्टाइल किए बिना होती है वो होनी चाहिए। रोलर बैंडेज होनी चाहिए, प्लास्टिक बैंडेज होनी चाहिए, वाटर प्रूफिंग बैंडेज होनी चाहिए, ट्रिपल लेयर बैंडेज होनी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द आप जो है ब्लड को रोक सके। बटरफ्लाई कोलेस्ट्रॉल स्ट्रिप्स होनी चाहिए, सेलाइन होना चाहिए ताकि घाव को धोने के लिए, आंखों से गंदगी निकालने के लिए काम में आए। साबुन होना चाहिए। जले हुए स्थान को ड्रेसिंग के लिए बर्निंग जो ड्रेसिंग है, ठंडे जेल होने चाहिए, एलोवेरा जेल होना चाहिए। आपके पास एंटीसेप्टिक के जैसे क्रीम्स होनी चाहिए। इसके अलावा डिटोल और सेवलिन जो लोशन होने चाहिए, कैंची होनी चाहिए। ये आघात या चोटों के लिए पेटी के लिए सामग्री है जिसमें ट्रॉमा किट के अंदर ये प्रमुख चीज़ें होती हैं। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, वो होनी चाहिए। ये मेडिसिन्स जो प्राथमिक, हम जो फर्स्ट एड किट के अंदर जो मेडिसिन्स को रख सकते हैं, वो मेडिसिन्स प्रमुखतः दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ, दिल का दौरा पड़ने पर दवाइयाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए। जैसे दर्द को दूर करने के लिए डाइक्लोफेनेक होना चाहिए, एसेक्लोफेनेक होना चाहिए, पैरासीटामोल, ये दर्द को दूर करती हैं। दिल का दौरा पड़ने पर जैसे कुछ एक दवाइयाँ हैं, जैसे एस्प्रिन है या सॉर्बिट्रेट्स है, वो होनी चाहिए, या नाइट्रोलाइजेशेरियन होनी चाहिए। कुछ एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होनी चाहिए जैसे नियोस्प्रिन, एलोवेरा जेल, क्लोबेस्ट्रॉल सॉल, ये होने चाहिए। घाव को साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा, लोशन, सेवलॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होने चाहिए। पर ये ध्यान रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो S2O2 है, इसको कटे हुए स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इससे जलन होती है। अस्थमा के रोगियों के लिए एस्थलीन होना चाहिए, इनहेलर होना चाहिए, डेरिफेलिन होना चाहिए, सल्बुटामोल होना चाहिए। दस्त को रोकने के लिए जैसे ऑफ्लॉक्सिन प्लस मेट्रो नाइडोजोल होना चाहिए, लेप्रामाइड होना चाहिए, लैक्टिक एसिड, ORS घोल, ये होना चाहिए। उल्टी को रोकने के लिए मेटाक्लोरामाइड या ऑन्डन ऑन्डोजेस्ट्रन आदि होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए, फर्स्ट एड के लिए कुछ एक उपचार करते समय हमें कुछ एक और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये दवाइयाँ तो होनी चाहिए जो आपके सामने इस मैंने जो स्लाइड है इसमें पिक्चर के मार्फत दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो फर्स्ट एड के अंदर होनी चाहिए, जिसमें कि ABC इक्विपमेंट किट हो सकता है, ट्रॉमा इंजरी किट हो सकता है, या नेसेसरी जो मेडिसिन्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या की जानी चाहिए और उसके लिए क्या हो। ध्यान रहे, एक ही थंब रूल है। कभी भी कोई इस तरीके की घटना घटती है तो उसके लिए आपको तुरंत प्रभाव से डिजीज पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब डिजीज पर्सन को हॉस्पिटल को ले जाने से पहले ये ध्यान रहे कि आपके पास अगर वक्त है तो उसमें जो घाव गहरा हो गया है तो ध्यान रहे, खून ज़्यादा बह रहा हो तो 10 मिनट बाद भी नहीं रुके तो कुछ एक जो नियम है उनको फॉलो करें। सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकने के लिए चोट के स्थान पर किसी कपड़े या रुई की मदद से ज़ोर से दबा करके उसको रखें ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। घाव को साफ़ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे और खुले हुए घाव पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना डालें क्योंकि जलन होती है। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज बांध दें। आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाए ताकि कम से कम दिक्कत आए। नेक्स्ट है हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा, जो फर्स्ट एड ब्रोकन फिन जो है या फ्रैक्चर बोन होता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो थंब रूल है वो यही है कि आप तुरंत डिजीज पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाएं और ABC रूल्स को पालन करें।
अब एबीसी रूल्स के साथ साथ आप ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति के खून अगर निकल रहा है तो उसको बहने से रोकने के लिए मदद करें। घायल व्यक्ति को अगर सदमा लगा तो उसको सदमा देने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा दें, आराम से बात करें, सांत्वना दें, उसको बोलें कि हम आपके साथ हैं। आपके पेरेंट्स को अपने सूचना दे दिए, आप घबराएं नहीं, आप सेफ जोन में हैं और हम आपकी मदद के लिए हैं। अगर उसकी हड्डी टूट गई है और कोई पार्ट टूटा हुआ दिखाई दे रहा तो उसको सीधा करें, गत्ता लगाए, लकड़ी का तख्ता लगा करके मजबूती से बैंडेज को बांध दे ताकि वो और डिस्टर्ब ना हो। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग रख करके बर्फ़ से सेक करें ताकि दर्द कम हो और जल्द से जल्द मरीज को हॉस्पिटल लेके जाए। इसके साथ साथ आपको कुछ एक स्टेप्स और भी हैं जो प्राथमिक चिकित्सा में करने के लिए कि एबीसी जो थंब रूल जो मैंने बताया वो तो है ही है, उसको तो फॉलो करना ही है। अगर कहीं पर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपको रोकना ही है। ये सारे काम आपको करनी है, लेकिन ध्यान रहे कि जो इसके टूटने के लक्षण हैं उनमें ये है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ जिस भी जगह पर लगी है उस चोट को छूने पर या हिलाने पर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। सूजन आ जाता है, सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता, हाथ पैर या खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। अगर हड्डी टूटी हुई है तो चमड़ी ये ऊपर या नीचे की तरफ उभरी हुई हो तो समझ लेना चाहिए कि आपके फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट आता है करंट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो है, बिजली का झटका जब लगता है इलेक्ट्रिक, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत खतरनाक होता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और ये कई बार अंदरूनी पार्ट को जला देता है और बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लक्षण आपके यहाँ स्लाइड में दे रखे हैं, आप इस पिक्चर के मार्फत देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक कितना खतरनाक होता है। इसमें शरीर में जलन होती है, उलझन में पड़ जाता है इंसान, सांस लेने में मुश्किल होती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है, आदमी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उसकी डेथ हो जाती है। अगर चिकित्सा अब आपको क्या करनी है तो उसके लिए सबसे पहला और आखिरी यही है कि आप तुरंत प्रभाव से जो व्यक्ति है उसको उसके अगर बिजली का जो स्रोत है उसमें उससे उसको अलग करने का प्रयास करें, जिसकी वजह से कि वो लगा हो तो उसके लिए सूखी लकड़ी लें, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड लें और उसको घायल व्यक्ति को उससे अलग करें, उसके कॉन्टैक्ट से अलग करें और एबीसी रूल को फॉलो करें। यदि व्यक्ति होश में ना हो तो और चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगाए और जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढक दें और तुरंत प्रभाव से डिजीज्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेकर के जाएं। नेक्स्ट आता है जल जाने पर, जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके ऊपर। इस लाइन में चौथे नंबर पर लिखा है जाने पर, जो कि है जल जाने पर जो प्राथमिक चिकित्सा है। देखिए आपके सामने इस पिक्चर में दो लेयर्स दी हुई हैं, पहली और दूसरी। देखिए जो बर्न है वो तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर इसमें चमड़े का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द होता है, सूजन होता है और छूने पर त्वचा सफ़ेद हो जाती है और जला हुआ पार्ट 1 से 2 दिन में बाहर निकल जाता है और घाव बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं, 3 से 6 दिन लगते हैं। लेकिन इसकी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो उसको 5 मिनट तक उसको ठंडे पानी में हाथ को डुबो करके रखना चाहिए। जो भी जला हुआ पार्ट है उसको पानी में डुबो करके रखना चाहिए। एलोवेरा जो जेल क्रीम है, ऑइंटमेंट है, वो लगाएं, हल्के से बैंडेज करें और दर्द कम करने वाली दवाइयों का यूज करें और तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं ताकि आप अपना इलाज ले सकें। सेकंड डिग्री बर्न के अंदर आता है कि त्वचा का सेकंड लेयर भी जल जाती है, इसमें थोड़े मोटे आकार की त्वचा जल जाती है जिससे कि दर्द बहुत ज़्यादा होती है, फफोले हो जाते हैं जो कि पिक्चर में दिखा रखा है, त्वचा लाल हो जाती है, सूजन आता है और घाव 2 से 3 हफ्तों में भरता है। लेकिन इसके अंदर हमको जो प्राथमिक चिकित्सा है वो ये करनी है कि 15 मिनट तक पानी में हाथ को ठंडे पानी में या जो भी जला हुआ पार्ट है उसको ठंडे पानी में डुबो करके रखना है। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें, दर्द कम करने वाली एंटीबायोटिक्स खाएं और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। तीसरा है थर्ड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा की तीनों लेयर जल जाती हैं और जला हुआ पार्ट सफ़ेद हो जाता है और ऐसे में दर्द बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। रीज़न ये है कि उसके जो न्यूरॉन्स हैं पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और घाव बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए यही है कि हमें तुरंत प्रभाव से डिजीज्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाएं, शरीर और कपड़े को ना छुएं क्योंकि वो घाव के चिपक सकते हैं, घाव के पानी नहीं लगाएं, किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट नहीं लगाएं क्योंकि उससे इन्फेक्शन की संभावनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है 5वें नंबर पर सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड व्हेन स्नेक बाइटिंग। तो ध्यान रहे हमारे दुनिया में जो स्नैक्स हैं वो ज़्यादातर जहरीले नहीं होते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी स्नेक का जो है बाइटिंग वो सबसे खतरनाक होता है, तो हमें तुरंत प्रभाव से डिजीज पर्सन को हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत सारे सांप, जैसा कि मैंने कहा, जहरीले नहीं होते हैं, तो उनके काटे हुए स्थान को अगर साफ पानी और साबुन से धोएं और दवाई लगाएं तो वो आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन जहरीले सांप के काटने पर सांप की प्रजाति के अनुसार उसके लक्षण नज़र आते हैं। कोबरा, क्रेट और वाइपर, मैंने 3 नाम यहाँ पर दिए हैं, ध्यान रहे। कोबरा और क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं, आपके पैरालिसिस, अटैक हो जाता है। जबकि वाइपर के काटने पर जो रक्त वाहिनिकाएँ हैं, जो ब्लड वेन्स हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सांप के काटने के जो लक्षण है वो आपके स्लाइड में दे रखे हैं कि उस पर निशान पड़ जाता है, दर्द हो जाता है, दर्द की जगह सुन्न हो जाता है, लाल पड़ जाता है, काटे हुए स्थान पर गर्म लगता है, सूजन आता है, सांप के काटे हुए निशान पर ग्रंथियाँ जो है सूज जाती हैं, आंखों में धुंधलापन आता है, आदमी को सांस लेने में, बात करने में बहुत तकलीफ होती है, लार बहती है, आदमी बेहोश हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। अब सांप के काटने पर आदमी को करना क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स मैंने आपके यहाँ पर दिए हैं कि पेशेंट को आराम दें, उससे आराम से बात करें, शांत रहें, उसको सांत्वना प्रदान करें, काटे हुए स्थान को साबुन से धोएं और जो दिल है वो काटे हुए स्थान के नीचे की तरफ, मतलब काटा हुआ स्थान नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि हार्ट ऊपर की तरफ हो, ताकि उसका जो वेनम है उसका इन्फेक्शन कम से कम वहाँ तक पहुँचे। काटे हुए स्थान के आसपास बर्फ़ लगा दे ताकि उसका जो वेनम है वो कम से कम फैले। पेशेंट को सोने ना दें, हर पल नज़र रखें, होश न आने पर ABC थंब रूल का पालन करें और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटलाइज करवा दें, क्योंकि जो स्नैक बाइटिंग है वो आदमी को 30 मिनट्स के अंदर, 30 to 45 मिनट्स के अंदर डेथ हो जाती है। तो अगर उसको सही समय पर सही एंटीवेनम मिल जाता है तो उसको आसानी से उसकी जान को बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। देखिए, एक कुत्ते के मुंह में 60 से भी ज़्यादा प्रकार के अलग अलग वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं। अब इनमें से बहुत कुछ एक खतरनाक होते हैं, जैसे रेबीज उदाहरण के तौर पर एक है। कभी कभार तो आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े आदि के काटने से भी इन्फेक्शन हो जाता है और इस खतरे से बचने के लिए सीधा सा है, आपको जा कर के डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अभी वक्त है, आप लगता है, तो घाव को तुरंत प्रभाव से साबुन और पानी से धोएं और 5 से 10 मिनट तक धोएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके खून को निकलने देते हैं, क्योंकि खून निकलेगा तो उससे इन्फेक्शन जो है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन धोते समय ज़्यादा रगड़े नहीं और हॉस्पिटल लेके जाएं, जिससे होगा ये कि आप आसानी से अपने आप को जो इन्फेक्शन है उससे बचा लेंगे। ध्यान रहे, रेबीज जो है अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसको बचने के लिए तुरंत वैक्सीनेशन लगवाएं। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर के आने वाला हूं, तो आप इंतज़ार करिएगा। बहुत जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।